दिल्ली को प्रदूषण से छुटकारा दिलाने की तमाम कोशिशों का अभी तक कोई खास असर नहीं दिखा है। ऐसे में आईआईटी कानपुर ने आर्टिफिशियल बारिश का प्रस्ताव दिया है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल का कहना है कि दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन्स के जरिए प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सकती है। प्रोफेसर मणिंद्र का कहना है कि आर्टिफिशियल बारिश से हवा में मौजूद धूल और प्रदूषण के कण नीचे आ जाएंगे और हवा साफ हो जाएगी। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक बीते 5 वर्षों से क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल बारिश पर रिसर्च कर रहे हैं। दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश करवाने के लिए डीजीसीए, मौसम विभाग, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री की सुरक्षा संभालने वाली एसपीजी की मंजूरी जरूरी है। डीजीसीए की इजाजत इसलिए क्योंकि क्लाउड सीडिंग के लिए विमान के जरिए आसमान में केमिकल का छिड़काव करना होता है। वहीं गृह मंत्रालय और एसपीजी की मंजूरी सुरक्षा कारणों की वजह से जरूरी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के मुताबिक आर्टिफिशियल बारिश करवाने के लिए वो आईआईटी कानपुर की टीम के संपर्क में है, लेकिन इस बारे में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक के बाद ही लिया जाएगा। प्रदूषण की मार से बेहाल लोगों को राहत देने के लिए दिल्ली में ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है, जिसके बाद अब दिल्ली में कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक लग गई है। लेकिन सब्जी, फल, दवा जैसे जरूरी सामान की आपूर्ति करने वाले सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को आने जाने की अनुमति रहेगी, लेकिन इन्हें छोड़कर बाकी ट्रकों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। जो हैवी व्हीकल्स हैं, इमरजेंसी सर्विसेज में लगे हैं, सीएनजी चलित हैं, एलएनजी या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनको छोड़कर किसी भी तरीके के कमर्शियल वाहन का प्रवेश दिल्ली में अब नहीं होगा। इसके साथ ही दफ्तरों में 50% की क्षमता से काम करने को भी कहा गया है। जो प्राइवेट और सरकारी दफ्तर हैं, उनको 50% उपस्थिति के साथ काम करने के लिए कहा गया है। केंद्रीय दफ्तरों में भी कहीं ना कहीं इसके लिए ही आग्रह किया गया है। प्रदूषण को देखते हुए बच्चों और बुजुर्गों से घर में रहने की अपील की गई है और 5वीं तक के स्कूलों को भी बंद कर दिया गया। दिल्ली एनसीआर में जानलेवा प्रदूषण की वजह से ग्रैब 4 यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा चरण लागू हो गया है। ग्रैब 4 की बंदिशें तब लगाई जाती है जब प्रदूषण अति गंभीर कैटेगरी में पहुंच जाता है और AQI का लेवल 450 के पार चला जाता है। ग्रैब 4 लागू होने के बाद दिल्ली में बाहरी राज्यों से आने वाले हर तरह के ट्रक की एंट्री को रोक दिया जाता है। हालांकि दवा, दूध और सब्जी जैसे जरूरी सामान ढोने वाले ट्रकों को इस प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा गया है। दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड छोटे ट्रक्स और सामान ढोने वाले टेम्पो की एंट्री भी पूरी तरह से बंद है। हालांकि बैटरी, सीएनजी और BS6 डीजल इंजन वाली छोटी गाड़ियों को दिल्ली में आने की इजाजत रहेगी। दिल्ली शहर के भीतर भी डीजल वाली भारी गाड़ियों और ट्रक्स के चलने पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली एनसीआर में किसी भी तरह के निर्माण कार्य और तोड़फोड़ के काम पर भी पूरी तरह पाबंदी लग गई है। साथ ही सड़क, हाईवे, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज और पाइपलाइन बिछाने के काम पर भी रोक है। ग्रैब में यह भी सुझाव दिया गया है कि हालात को देखते हुए केंद्र सरकार कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम का आदेश दे सकती है। वहीं राज्य सरकार 6ठी से 10वीं तक के बच्चों के स्कूल बंद रखने और ऑनलाइन क्लासेस चलाने का सुझाव दे सकती है। दिल्ली एनसीआर की तरह ही लखनऊ में भी प्रदूषण बढ़ गया है। दिल्ली एनसीआर की तरह ही लखनऊ के तमाम इलाकों में AQI 400 तक पहुंच गया है। सुबह से लेकर शाम तक शहर में धुंध की चादर छाई रहती है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली और एनसीआर की धुंध अब यूपी के कई जिलों की आबो हवा खराब कर रही है। आगरा में आज प्रदूषण का लेवल काफी खराब रहा और धुंध की वजह से ताजमहल भी नहीं दिखाई दे रहा था। मुंबई की हवा भी दिनों दिन खराब होती जा रही है। मुंबई के कई इलाकों में आज प्रदूषण खतरनाक स्तर पर रहा। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 के पार दर्ज हुआ। हरियाणा के फरीदाबाद में ग्रैब 4 नियम लागू होने के बाद भी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। यहाँ ग्रैब 4 नियम की अनदेखी कर बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिससे प्रदूषण का खतरा और बढ़ गया है। गाजा में इजरायली सेना ने पिछले 24 घंटे में हमास को तगड़ा झटका दिया है। गाजा पट्टी में इजरायली सैनिकों ने बीती रात हमास के एक कंपाउंड पर नियंत्रण कर लिया और हमास के कई ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। इजरायली ऑपरेशन में हमास के कई कमांडर्स मारे गए। इजरायली सेना ने जिस हमास के परिसर पर कब्जा किया है, वहां हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग दी जाती थी। यहां पर अंडरग्राउंड सुरंग भी मिली है। पिछले 24 घंटों में इजरायल ने गाजा पट्टी में 450 हवाई हमले किए।
इन हवाई हमलों में हमास के ठिकानों, सुरंग, मिलिट्री कंपाउंड, ऑब्जर्वेशन पोस्ट और एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्ट को निशाना बनाया गया। पूरी रात गाजा पट्टी का आसमान आग के शोले और बमों की आवाज से गूंजता रहा। इजराइल हमास के बीच हो रही जंग को 31 दिन पूरे हो चुके हैं। अब तक 9,700 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इनमें 140 फिलिस्तीनी वो हैं जो वेस्ट बैंक में रहते हैं। बीती रात वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना ने छापे मारे और इन छापों में 2 फिलिस्तीनी मारे गए। वेस्ट बैंक के अबुदिस इलाके में इजराइल ने छापे मारे। इजरायली सेना का कहना है कि एक आतंकी जिसने एक हथियारबंद अड्डा बनाया हुआ था, छापे के दौरान मारा गया। सात अक्टूबर के बाद इजरायली सेना यरूशलेम और वेस्ट बैंक के कई इलाकों में लगातार रेड करती रही है। इन रेड में सैकड़ों फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार भी किया गया है। इजरायली सेना का कहना है कि 31 दिन के युद्ध के बाद उसने गाजा के 2 टुकड़े कर दिए हैं। इजरायली सेना के मुताबिक गाजा अब 2 हिस्सों, उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा में बंट चुका है। उत्तरी गाजा में इजरायली सेना अंदर तक घुस चुकी है। इजरायल का कहना है कि उत्तरी गाजा को उसने पूरी तरह से घेर लिया है, यानी आधा गाजा अब इजरायली सेना के कब्जे में है। उत्तरी गाजा में ही हमास के ठिकाने और सुरंगें हैं। उत्तरी गाजा में ही इजरायली सेना और हमास के बीच शहरी जंग चल रही है। उत्तरी गाजा में ही इजरायल जमीन और आसमान से लगातार हमले कर रहा है। वहीं दक्षिणी गाजा में लाखों फिलिस्तीनी नागरिक और शरणार्थी रह रहे हैं। इजरायल उत्तरी गाजा के लोगों को दक्षिणी गाजा जाने के लिए लगातार कह रहा है। इजरायल का कहना है कि अगर उन्हें लगता है कि दक्षिण गाजा में भी हमास का कोई लड़ाका मौजूद है तो उसे भी हवाई हमले से मार गिराया जा रहा है। इस बीच अमेरिका ने अपनी परमाणु पनडुब्बी पश्चिम एशिया भेज दी है। अमेरिका ने ऐलान करते हुए कहा कि ओहियो क्लास की एक सबमरीन यूएस सेंट्रल कमांड के ऑपरेशन क्षेत्र में पहुंच गई है। और उस पनडुब्बी की तस्वीर भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर साझा की गई। तस्वीर में पनडुब्बी मिस्र के काहिरा में मौजूद स्वेज नहर पर अल सलाम ब्रिज के नीचे से गुजर रही है। ओहायो क्लास के इस पनडुब्बी पर परमाणु टाइड्रेंट मिसाइलें मौजूद हैं। आमतौर पर पनडुब्बी के मूवमेंट को गुप्त रखा जाता है, लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका ने खास रणनीति के तहत इसकी जानकारी साझा की है। इसका मकसद ईरान, इराक, लेबनान को डराना और चेताना हो सकता है। इस बीच इजराइल के विरासत मंत्री अमीहाई एलियाहू ने ये कहकर और बेचैनी बढ़ा दी है कि गाजा पर परमाणु हथियार गिराना संभावित विकल्पों में से एक है। उनके इस बयान के बाद नेतन्याहू ने उन्हें कैबिनेट की बैठकों से निलंबित कर दिया है। उधर अमेरिका के खुफिया विभाग CIA के चीफ विलियम बर्न्स भी इजराइल पहुंच चुके हैं।